नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार जूनियर टीचर भर्ती, बिहार का जो जूनियर टीचर भर्ती है उससे संबंधित सीरीज हम लोग देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। बिहार जूनियर टीचर भर्ती कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो बिहार में जूनियर टीचर भर्ती आई हुई है, आने वाली है और बहुत जल्द 16 अक्टूबर को हो सकता है इसका नोटिफिकेशन इशू हो जाए। ठीक है, तो जूनियर टीचर भर्ती जो बिहार में आने वाली है, बिहार में जूनियर टीचर भर्ती लगभग 35,000 पोस्ट पर, लगभग 35,000 पोस्ट है बिहार में जूनियर टीचर भर्ती का, और यह पोस्ट आने वाली है। तो इसमें देखिए, यह पूरा का पूरा जो होगा एनसीईआरटी बेस होगा और कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी मैं कंप्लीट कराऊंगा। कक्षा 6 से लेकर 8 तक का पूरा एनसीईआरटी आपका कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें आपका हिस्ट्री भी होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपके होंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक। और आप जान लीजिए लगभग 35,000 पोस्ट पर, 35 से 40,000 पोस्ट पर जूनियर की भर्ती आ रही है, जिसमें उम्मीद है कि 20,000 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ कला वर्ग का होगा। इसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और भाषा वर्ग से संबंधित पोस्ट निकलेंगे। ठीक है, तो लगभग 20,000 पोस्ट आपका कला वर्ग का होगा। तो कला वर्ग के लिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का पूरा नोट्स आपको दूंगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो दूंगा, पूरा उसका नोट्स दूंगा, पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा और बेहतरीन तैयारी कराऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जबरदस्त तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। इसके पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। तो जो भी लोग जूनियर टीचर भर्ती के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं और बिहार के लिए, इसके लिए आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 599 रुपए का कोर्स है। इसमें पूरा का पूरा जीएस भी आपको कंप्लीट मिलेगा। जीएस भी आपका जो 40 क्वेश्चन आपका जीएस आने वाला है उससे संबंधित भी सीरीज रहेगी और साथ ही साथ यह भी रहेगा 599 रुपए का कोर्स में। ठीक है, और पूरे नोट्स मिलेंगे। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी दर्ज है, ऊपर भी लिखा हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 599 रुपए के कोर्स है ये आपका, जिसमें जूनियर टीचर भर्ती की तैयारी आपकी कराई जाएगी कला वर्ग की। ठीक है, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और भाषा वर्ग, ये 3 सब्जेक्ट में वैकेंसी निकलेगी आपकी और कम से कम 20,000 पोस्ट आपका कला वर्ग का निकलने की उम्मीद है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। और यह आपका चौथा वीडियो है, ये चौथा लेक्चर वीडियो है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह जो पूरी सीरीज आप लोग को मिल रही है एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी बेस ये पूरी सीरीज है। जैसा बीपीएससी ने कहा है कि हम एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड को फॉलो करेंगे, तो एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड पर आधारित ही नोट्स आपको मिल रहे हैं और ये सारगर्भित रामबाण नोट्स आपको मिलेंगे। और यह पूरी जो सीरीज रहेगी आपकी, यह आपको सब मिलेगा और यह सारे नोट्स आपको मिलेंगे। यह आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन जबरदस्त नोट्स है। ये सब कुछ सारे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो भी मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं किताबें और खबरें। यह आपका चौथा लेक्चर वीडियो है, क्या बताती है किताबें और खबरें। तो देखिए, मतलब इस चैप्टर में यही है कि किताबें और खबरें क्या बताती हैं। जो प्राचीन किताबें हैं उससे क्या पुरातात्विक जानकारी मिलती है, क्या ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, जो कब्र आदि मिले हैं उससे क्या जानकारी मिलती है। तो ये है। तो देखिए, प्राचीनतम ग्रंथ वेद, ये आपका पॉइंट है, प्राचीनतम ग्रंथ वेद। तो आप लोग को जानकारी लिए बता दें, विश्व की ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्रथम रचना अगर कोई है, सबसे पहली रचना जो है मानव मस्तिष्क के द्वारा सृजित सबसे पहली रचना ऋग्वेद माना जाता है। अरे आप यह इस बात के लिए आप गर्व कर सकते हैं, ऋग्वेद भारत की भूमि पर लिखा गया, भारत की भूमि पर रचा गया, कंठस्थ किया गया ग्रंथ है ऋग्वेद, जो 3500 बीसी में रचित था। ठीक है, लगभग 3500 वर्ष पुराना यह आपका ग्रंथ है ऋग्वेद, जो मानव मस्तिष्क के द्वारा संयोजित सबसे पहला ग्रंथ था ऋग्वेद। 3500 साल पहले ये इसकी रचना हुई थी। ठीक है, लेकिन पहले सिर्फ इसको कंठस्थ किया गया था, बाद में मतलब लिखा गया, मतलब कंठस्थ किया गया। ठीक है, यह सबसे पुराना वेद है। और वेदों में भी ऋग्वेद वेद जो है आपके 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। तो देखिए,
तो वेद का मतलब क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद जो है विद धातु से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान। वेदों का जो संकलन किए थे ये कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने इसका संकलन किया था। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन वेद या ऋग्वेद ही है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। यह चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं फिर बोल दूं कि हमारे द्वारा जो STET में जो कोर्स लॉन्च किया गया था, STET की कोर्स में 100% सफलता मिली है। मतलब STET का कोर्स जिसने भी लिया था वो सब सफल है। केवल कोई सिंगल बालक या बालिका नहीं है जो आकर कह सकता है कि उसने STET का कोर्स लिया था और वह असफल हो गया। बेहतरीन परिणाम देखने को मिला है। तो उसी तरह से समझ लीजिए, अगर यह 599 रुपये का कोर्स आप लोग लेते हैं तो आप लोग को उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन आप करके आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है। और अगर आप असफल रह जाते हैं, हमारे पूरे कोर्स को फॉलो करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, तो फीस भी मैं रिफंड कर दूंगा। अगर आपने 100% फॉलो किया है तो आप 100% आप सफल होंगे। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है 3500 साल पहले हुई थी। मैंने BC कह दिया, BC मतलब तो ईसा पूर्व होता है, तो ईसा पूर्व नहीं है, 3500 साल पहले। ठीक है, 1500 BC आप बोल सकते हैं, 1500 BC, 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है। ठीक है। 10 मंडल और 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद, 1028 सूक्त है। ठीक है। ऋग्वेद की जो भाषा है वो क्या है? तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, आप जानते हैं। लेकिन देखिए, आमतौर पर जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं ना, कक्षा 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 में, जो भी हम लोग संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हैं या पढ़ते हैं या कंपटीशन में जो संस्कृत पूछी जाती है, वह बहुत ही सरल संस्कृत है, बहुत ही सरल संस्कृत है। जबकि आपको बताते हैं कि जो प्राक संस्कृत है, प्राक मतलब प्राचीन संस्कृत है या वैदिक संस्कृत है, वो कठिन होती है, क्लिष्ट होती है। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वह प्राक संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत में है। ठीक है। तो और ऋग्वेद में 3 देवताएं महत्वपूर्ण है, 3 देवता महत्वपूर्ण है ऋग्वेद में, अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इंद्र, अग्नि और सोम। ठीक है। सबसे ज्यादा श्लोक इन्हीं देवताओं पर है। ठीक है। इंद्र पर अकेले 250 सूक्त, देखिए 1028 सूक्त में से 250, 250 सूक्त सीधे सीधे किस पर केंद्रित है, किस पर लिखा गया है? इंद्र पर। ठीक है। और 200 सूक्त की रचना जो है यह अग्नि पर की गई है, अग्नि पर की गई है। ठीक है। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद जो है भुज वृक्ष की चाल पर लिखा गया था। यह पांडुलिपि जो है, देखिए ऋग्वेद की एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है, 150 साल पहले पुरानी पांडुलिपि है जो भुज की छाल पर लिखी गई है। और यह पांडुलिपि सुरक्षित किया गया है। कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे संग्रहालय में, पुणे की पुस्तकालय में यह जो पांडुलिपि है सुरक्षित है। महाराष्ट्र में पुणे में एक पुस्तकालय है, वहां पर यह पांडुलिपि है जो भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है 150 साल पहले। ठीक है। प्रार्थनाएं, अब देखिए ऋग्वेद में मैंने बताया कि ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो प्रार्थनाएं क्या हैं? तो ऋग्वेद में किस तरह की प्रार्थना है? ऋग्वेद में मवेशियों, मवेशी मतलब क्या है? यह आपके पशु पक्षी, पशु। ठीक है। ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों, मवेशियों के लिए, पुत्रों के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए। देखिए, जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, प्रार्थनाएं की गई हैं 1028 सूक्त जो हैं, वह किसके लिए हैं? उन प्रार्थनाओं की रचना क्यों हुई है? मवेशियों के लिए, खासकर पुत्रों के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, रथ खींचने वाले घोड़ों की प्राप्ति के लिए, लड़ाइयों में जीत के लिए आदि प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, कि लड़ाई में जीत हो जाए, युद्ध में जीत हो जाए, इसके लिए प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, बहुत सारी नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, जैसे व्यास नदी, सतलज नदी, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना आदि नदी का उल्लेख है। ठीक है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? गंगा का उल्लेख है 1 बार, केवल 1 बार गंगा का उल्लेख है। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? यमुना नदी का उल्लेख है 3 बार। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है? सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है नदी तमा मतलब नदियों की माँ। देवोत्तमा कहा गया है, देवोत्तमा कहा गया है देवताओं की माँ।
तो इस तरह से उल्लेख किया गया। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है। ठीक है, और गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार, केवल एक बार गंगा नदी का उल्लेख है। जमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार है। सबसे ज्यादा किसका उल्लेख है ऋग्वेद में, किस नदी का, तो वो है आपका सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है। और सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। ठीक है, और उसे ही देवतमा, नदीतमा आदि नदी आदि नाम दिया गया है। ठीक है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। जो लोगों का वर्गीकरण है, जो समाज का वर्गीकरण किया गया है, वो काम के आधार पर, भाषा के आधार पर आदि किया गया है। ठीक है, मतलब ऋग्वैदिक काल में इतना जाति प्रथा नहीं था, इतना वर्ण व्यवस्था इतना कठोर नहीं था, काम के आधार पर विभाजन होता था। ठीक है, काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में। देखिए 2 समूह थे। एक समूह था पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, यह यज्ञ या अनुष्ठान किया करते थे। एक समूह था राजा का, यह आधुनिक समय जैसे, देखिए एक समूह राजा का था, लेकिन राजा जो थे ऋग्वैदिक काल में, मैं ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में तो राजा जो होते हैं स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता है वो लोकतांत्रिक नियमों का पालन करता है। ठीक है, तो उस समय के जो ऋग्वैदिक काल में जो राजा होते थे वह आधुनिक समय जैसे नहीं थे, मतलब उत्तर वैदिक काल जैसे नहीं थे। यह महल में तो रहते थे, यह महल में भी नहीं रहते थे, और न इनके पास राजधानियां थी, न इनके पास सेना रखते थे, और न किसी प्रकार का कर वसूलते थे। इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा ही, इनका पुत्र ही शासक बनेगा, ऐसा नियम भी नहीं था। कुल मिलाकर जनमत के आधार पर, गणतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर राजा की नियुक्ति होती थी। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में राजा स्वेच्छाचारी हो गया, राजा वंशानुगत हो गया। अब वह राजधानियों में रहने लगा, वह महल बनाकर रहने लगा, वह मनमाना टैक्स वसूल कर सकता था। ठीक है, अब देखिए जनता व पूरे समाज के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया है। जन 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 जो क्या है, जनता या पूरे समाज के लिए जन शब्द का प्रयोग किया गया, जो आज भी होता है। ठीक है, दूसरा शब्द है विष। विष विष जिसका अर्थ क्या है, वैश्य शब्द से निकला है। ठीक है, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, देखिए जैसा कि आप लोगों को मैं बताया हूँ कि ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाओं का उल्लेख है, बहुत सारी प्रार्थनाओं की रचना की गई है। तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी वे खुद को आर्य कहते थे। वो खुद को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। वो अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे, अपने को आर्य और विरोधियों को दस्यु कहते थे। ठीक है, दस्यु या दास। अब देखिए समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य क्या था, ब्राह्मण का काम क्या था, यज्ञ और अनुष्ठान संपन्न करना, ये ब्राह्मण का काम था। वैश्य का कार्य क्या था, व्यापार करना। क्षत्रिय का कार्य क्या था, क्षत्रिय जो था वह सेना में भर्ती होता था और समाज की रक्षा करता था। ठीक है, शूद्र जो होते थे वह दास होते थे, और उनका काम क्या था, यह तीनों वर्गों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने का कार्य किसका था, शूद्र का। तो काम के आधार पर समाज का विभाजन हुआ था। ठीक है, महापाषाण। अब देखिए महापाषाण क्या है, महापाषाण एक संस्कृति है। ठीक है, महापाषाण एक संस्कृति है। देखिए दरअसल बात क्या है, महापाषाण एक ऐसी संस्कृति है जिसमें मतलब जब लोगों का डेथ हो जाता था, लोग मर जाते थे, तो उनका संस्कार संपन्न करने की एक विधि होती थी। ठीक है, प्राचीन समय में अंतिम संस्कार करने की एक विधि होती थी जिसे महापाषाण कहा गया है। मतलब जहां दफनाया जाता था, जहां सावधान किया जाता था, वहां बड़ा से बड़ा शिलापट रख दिया जाता था, अलग अलग तरीके से। इसे ही महापाषाण संस्कृति कहते हैं। तो 3000 साल पहले महापाषाण संस्कृति का विकास हुआ था। ये शिलाखंड महापाषाण में बहुत बड़े पत्थर थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर, ये पत्थर क्या होते थे, जहां दफन करने की जगह होती थी, लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे, मतलब सजाए जाते थे बड़े बड़े पत्थरों से। उन जहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर दफनाया गया है किसी को, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर को रख दिया जाता था। ठीक है, अलग अलग तरीके से वह रखते थे, सजा कर रखते थे बड़े बड़े पत्थरों को। ठीक है, इसे ही महापाषाण संस्कृति कहा गया है। यह प्रथा जो है कहाँ अधिक प्रचलित थी, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा यह प्रथा प्रचलित थी, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में, 3 जगहों पर यह प्रथा देखने को मिली है। दक्षिण भारत,
पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर में इस प्रथा, महापाषाण प्रथा देखने को मिली है। मृतक जो होते थे उनके साथ लोहे के औजार रखे जाते थे, सोने के गहने रखे जाते थे, घोड़ों के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। तो घोड़ों का कंकाल तो नहीं रखा जाता होगा, लेकिन ये बात है मृतक के साथ कुछ घोड़े भी उसमें दफना दिए जाते थे, क्योंकि वह पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। और धीरे धीरे क्या होगा, घोड़े भी उसमें मर जाएंगे, तो उनके कंकाल बचे हुए थे। ठीक है, तो महापाषाण काल की जो संस्कृति है वो 3000 साल पुरानी है, मतलब 1000 BC में महापाषाण वाली संस्कृति विकसित हुई थी। और उसी समय लोहे का प्रयोग भी आरंभ हो गया था, तो इसलिए लोहे के औजार वहां देखने को मिलते हैं। इनाम गांव, यह इनाम गांव क्या है? तो इनाम गांव आपका एक पुरातात्विक स्थल है जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़, भीमा नदी की एक सहायक नदी है घोड़, उसी के किनारे आपका इनाम गांव एक पुरातात्विक स्थल है। तो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है इनाम गांव। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यहाँ वयस्क जो लोग होते थे उनको प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था इनाम गांव में। इनका सिर कहाँ होता था? उत्तर की ओर होता था, और सिर उत्तर की ओर होता था। सिर उत्तर होगा तो पैर दक्षिण की तरफ होगा ही। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो इनाम गांव में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां यह जानकारी मिलती है कि शवों को घर के अंदर ही दफना देते थे लोग। ठीक है, और जो सिर होता था उत्तर की होता था, और पैर जो होता था दक्षिण की तरफ होता था। ठीक है, खाना खाने और पानी पीने का बर्तन शव के पास रख दिया जाता था। जैसा कि हमने बताया कि पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे लोग, तो जो भी सामग्री यूज की जाती थी, उपयोग की जाती थी, वह सारी सामग्री भी उनके दफन करने वाले व्यक्ति के कब्र में रखी जाती थी। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन भी शव के पास रखा जाता था। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। मतलब इनाम गांव जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल, यहाँ पर गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। मतलब इन चीजों की खेती होती थी, इनसे यह परिचित थे। साथ ही साथ जानवरों की हड्डियां मिली हैं। किन किन जानवरों की? गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि की हड्डियां भी मिली हैं। हिरन, सूअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी यहाँ पाई गई हैं। मतलब इन चीजों से यह लोग परिचित थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार जूनियर टीचर भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। और बिहार की जो जूनियर टीचर भर्ती है कक्षा 6 से लेकर 8 तक की, इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेगा कक्षा 6 से लेकर 8 तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और बिहार बोर्ड को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। और सिर्फ 599 रुपये के में आपको यह पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा, पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। तो जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा होगा 8318397276। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।